डू यू थिंक कि यूएस अभी ये वॉर थोड़ा रोकेगा, कैसा कुछ करेगा, क्या फुल फ्लेज? Operation Epic Fury. We have hit hundreds of targets. क्योंकि एग्जिट स्ट्रेटजी तो उनके पास नहीं है। इजराइल ने बोला चले गए, सब कर दिया, पर अभी क्या? ट्रम्प क्या करेगा ये तो ट्रम्प को खुद को ही नहीं मालूम, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ। ईरानियंस जो है ना वो सर में कफन बांध के मरने को तैयार है, लेकिन अमेरिका में अगर बॉडी बैग्स वापस जाएगा सो फिर ट्रम्प के लिए वो हैंडल करना मुश्किल होगा। अमेरिकन मिलिट्री हिस्ट्री के रिकॉर्ड चेक करेंगे, उन्होंने कब जीता? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मेरे को आप एक इंसिडेंट दिखाइए, उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं जीता। तो जब रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है तो जितने भी अमेरिकन बैंक्स है जो डॉलर में डील करते हैं, हाँ। वो फिर इन ट्रांजैक्शंस में, इन बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। डॉलर ट्रांजैक्शन कोई अमेरिकन बैंक मेरे से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हाँ। इसके मतलब ये नहीं कि मैं तेल नहीं खरीद सकता। अमेरिका का कोई हक नहीं है कि मुझे तेल खरीदने से रोका जाए। पाकिस्तान को कैसे पता चला? हम लोग एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। तो इनसाइडर होगा ना, हमारे भी अगर इनसाइडर वहाँ पे है तो उनका इनसाइडर्स भी हमारे अंदर है। हमको लगता है कि हम बात बात में आईएसआई को हरा देते हैं, बिल्कुल गलत है। आईएसआई को हराना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। मेरे कहने का मतलब है कि आईएसआई का विक्ट्री किस में होता है? आईएसआई का विक्ट्री होता है एक उरी करके, एक पहलगांव करके, इसमें उनका विक्ट्री होता है। सर, पाकिस्तानी जो लोग वहाँ पे रहते होंगे तो उनको ऐसा गवर्नमेंट से नहीं होगा कि भाई हमेशा क्यों ये आर्मी को इतना फंड कर रहे हैं, आर्मी के जनरल जी सारे टॉप पे है? पाकिस्तानी आर्मी का एक स्ट्रेटेजी था, हाँ, कि पाकिस्तानियों को हमेशा एक बात से डरा के रखो, ओके, हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है हमारे ऊपर। अच्छा, तो हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, आर्म्स खरीदना पड़ेगा। पहले अपने 90s के समय थोड़ा डिफेंसिव ज़्यादा थे, कुछ भी कर ले रहे तो अपने बोले ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करके वो कर रहे थे। और अभी ऐसा है कि भाई ठोक के मारेंगे, तो वो थोड़ा शिफ्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई आया है। वो एक विजिबल शिफ्ट आया। हाँ। वो शिफ्ट इसलिए भी शायद आया क्योंकि तो सर, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 2014 जैसे ही मोदी सरकार हुई उसके बाद थोड़ा रिक्रूटमेंट और अच्छा हो गया है सारे में? जैसे अजीत डोभाल को वापस ला दिया, मतलब उस हिसाब से जयशंकर को अपॉइंट। देखिए, रिक्रूटमेंट बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे ओके, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट की एटीट्यूड बदला है। हाँ, लेकिन ऐसा अगर देखेंगे, आप क्वालिटी की बात करेंगे, आप लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे, आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं था। ओके, जो नहीं था हमारे पास वो है पॉलिटिकल विल। ये पहले बहुत एनएसजी आज से defensive थोड़ी थे। बना है। एनएसजी को अगर आप मान लीजिए M10 गन खरीद के दे रहे हैं, हाँ, या M16, वो पहले भी खरीद के उनको दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आप क्या सही समय पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि अगर उस वक्त के 26/11 के टाइम के होम मिनिस्टर चिदम्बरम, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था, मिस्टर चिदम्बरम ने, कि हम तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह एक्शन लेना चाहते थे, दैट इज आर्मी एक्शन। लेकिन अमेरिका से ये आया था कि अभी एक्शन मत लो, हम लोग मीडिएट करेंगे। ओके, जिसको peace लेके talks पार्लियामेंट में basically। काफ़ी बात हुआ कि हाँ। देखो, देश का होम मिनिस्टर उस वक्त का खुद ही एडमिट कर रहा है कि ये लोग कितना अमेरिका के पास जो है बिके हुए थे, या कितना कंट्रोल था अमेरिका के इनके ऊपर। अमेरिका का अपना कारण था, बिकॉज ऑफ डेविड हेडली। डेविड हेडली के मुंह से बहुत कुछ निकल सकता है। सो अमेरिका चाहता था कि आप लोग ज़्यादा इसको एस्केलेट मत करो, वी विल ट्राई एंड हेल्प यू। ओके, आई थिंक आज के तारीख में ये होना आसान नहीं है। तो पॉलिटिकल विल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना करना चाहते हैं। देखिए, अगर पठानकोट में अटैक हुआ और उसके बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले हमारा आर्मी कभी प्रिपेयर्ड नहीं था, उनको नहीं मालूम था। आखिर हमने 2 जंग, हमने 3 जंग लड़ा है। तभी भी कैपेबल है, अभी भी कैपेबल है, हमेशा कैपेबल है। हाँ। हमेशा काम चलता रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो लॉजिस्टिकल पावर है,
उसमें अपग्रेडेशन जरूर होता होगा। वो पहले भी होता था। हाँ। जो 1947 में था, 50s में ऐसा नहीं होगा, 60s में और अच्छा हुआ होगा, चाइना का वॉर हुआ, पाकिस्तान का वॉर होगा, उसके बाद और अच्छा हो गया होगा। पर सर तो यू आर ऑलवेज अपग्रेडिंग इट। ऑफ कोर्स लेकिन गवर्नमेंट का विल क्या है? पर चेन ऑफ कमांड सर बहुत आ जाता है ना कि भाई इसको पूछना है, फिर ऊपर हायर अथॉरिटी फिर पीएम को रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि दैट इज वेयर पॉलिटिकल विल कम्स इन। हाँ। आप चेन ऑफ कमांड जो है वो हमेशा रहेगा। हाँ। बट क्वेश्चन इज अल्टीमेटली जो एक गो अहेड देने वाले हैं, हाँ या ना बोलने वाले हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टुक अ कॉल कि बहुत हो गया है, अभी हम जो है सरहद पार करके उधर जाएंगे और उनको ध्वस्त करके आएंगे, ठीक है? सही है। तो ये पहले नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे ऑपरेटिव्स, हमारे जवान, हमारी फोर्सेस, हमारी कैपेबिलिटीज, ये सब कम नहीं था। हाँ। वो हमेशा बढ़ता जाता है। और जैसा मान लीजिए जो 2014 में था, 2019 में और बढ़ा, 19 के बाद 24 में और बढ़ेगा, 29 में और बढ़ेगा, चाहे सरकार जो भी हो, जिसका भी हो। ये हमेशा होता रहता है। आर्मी का प्रिपरेशन हमेशा चलता रहता है। एक्चुअली आप देखेंगे आर्मी पीस टाइम में कुछ कम बिजी नहीं होते हैं, वो भी उतने ही, क्योंकि उनको थ्रू आउट प्लानिंग करना पड़ता है। जिस S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से हमने खरीदा, जिससे हमने पाकिस्तान के ड्रोन गिराए ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो हमने 5 साल पहले खरीदा। और वो खरीदने का प्लानिंग जो है एज पर रिक्वायरमेंट और कम से कम 5 साल पहले डिसाइड हुआ होगा। ट्रू। हो सकता है 2014 से पहले उसके बारे में बातचीत होता रहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको अपडेट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे, चाहे वो इजराइल से हो, चाहे वो यूके से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे रशिया से हो। व्हाट आई एम सेइंग इज दीज आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। बजट से इंक्रीज रहता है और कुछ। हाँ, लेकिन यही होता है, आप खरीद भी लेते हैं, आपके पास बजट भी होता है, लेकिन बटन दबाने के लिए जो डिसीजन होता है, ट्रिगर का तो इश्यू है। क्योंकि जब वाजपेयी की सरकार थी तब भी सेम ऐसा इश्यू हुआ था, वो थोड़ा फेलियर हुआ था उनके पर। जब मोदी जी आए हैं तब से ये चीज़ है कि भाई वो थोड़ा डिफेंसिव अटैक स्ट्रेटजी के बीच में वो चले गए। पहले अपने 90s के समय थोड़ा डिफेंसिव ज़्यादा थे, कुछ भी कर ले रहे तो अपने बोले ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करके वो कर रहे थे। और अभी ऐसा है कि भाई ठोक के मारेंगे, तो वो थोड़ा शिफ्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आया है। वो एक विजिबल शिफ्ट आया। वो शिफ्ट इसलिए भी शायद आया क्योंकि दिस गवर्नमेंट ये दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे, जिसमें अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी को भेजा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके उसने 1 2 3 4 5 कुछ मारा, उसके बाद हमने उसको बोला अब तुम और कहीं जाओ, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, सब जगह जाके करो जहाँ पे हमने कभी इसके पहले एक्शन लेने की शायद सोचे ही नहीं। हमने वहाँ जाके, हमने कनाडा में जाके एक्शन लिया, हमने US में जाके एक्शन लिया, हमने UK में जाके एक्शन लिया। सो द थिंग इज कि ये एक मैसेज देना चाहते थे खाली टेररिस्ट को नहीं, पूरे उन कंट्रीज को जो उन टेररिस्ट को शेल्टर दे रहे थे या उनके खिलाफ हमारे कहने पे एक्शन नहीं ले रहे थे। उन देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि भाई इस खेल में अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, मत समझना कि मैं चुप बैठूंगा, मैं अपना गोल खुद ही मारूंगा फिर। पर इंडिया की अभी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि सर बहुत वॉर चल रहा है तो अपने इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अपने हिसाब से अपना भी देख रहेगा, भाई हमारे पे कुछ आया तो हम तभी एक्शन लेंगे। रादर ईरान में जो चल रहा है, वहाँ पे जो चल रहा है, नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए। द थिंग इज अगर युद्ध किसी 2 और देश के बीच में हो रहा है, हमें ओपनली तो उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे उसका असर हमारे देश के ऊपर भी बहुत बड़ा हो रहा है, होगा भी, इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होगा। पेट्रोल प्राइसेस और मतलब क्रूड ऑयल अभी है ही नहीं, तो फिर डू यू थिंक कि US अभी ये वॉर थोड़ा रोकेगा, कैसा कुछ करेगा क्या फुल फ्लैश? क्योंकि एग्जिट स्ट्रेटजी तो उनके पास नहीं है। इजराइल ने बोला चले गए, सब कर दिया, पर अभी क्या? अभी ईरान तो ट्रम्प क्या करेगा ये तो ट्रम्प को खुद को ही नहीं मालूम, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ। नहीं, वेरी ट्रू। सो थिंग इज कि वहाँ पे बट ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट विथड्रॉयल्स। बात तो ऑलरेडी करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो रोज बोलते हैं कि हम तो पहला दिन से जीत रहे हैं, हमने जितना डैमेज किया ईरान का, जो सोचा था, एक्सपेक्टेशन था, उससे ज़्यादा हमने डैमेज किया। तो ही इज़ टॉकिंग ऑन दोज लाइन्स, लेकिन वो एग्रेशन की बात बहुत ज़्यादा भी और नहीं कर रहे। अभी वो ये क्या, उन्होंने कल कहा कि युद्ध जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो दीज आर ऑल इंडिकेशंस दैट आई वांट टू फिनिश इट, आई वांट टू एंड इट। उसमें अभी ईरान ने लेटेस्ट जो है कल 3 शर्तें रख दिया है।
अच्छा, हाँ, तो सर ईरान उनके ने लीडर कौन है? कल, ईरान का जो विदेश मंत्री है, ओके। उन्होंने ऑलरेडी ऑफिशियली कल घोषित किया है हाँ। कि हमारी 3 शर्तें हैं। एक, इजराइल या अमेरिका या दोनों मिलकर, इसके आगे हमारे पर कभी कोई आक्रमण नहीं होगा, ओके। कोई अटैक नहीं होगा। हाँ। जितना भी हमारा नुकसान हुआ है आपको पूरा जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके। एंड द थर्ड वन इज समथिंग टू डू विथ एनी फर्दर एक्शन बाय यूएस। ओके। तो और इजराइल अलोन, क्योंकि उनका ये शक है कि जैसे ही सीज़फायर होगा हाँ। तो पॉसिबल कि इजराइल फिर दोबारा हमला कर दे। ओके। तो द थिंग इज, ये 3 शर्तें उन्होंने रखा है कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं सीज़फायर की। और नुक्लियर क्योंकि फैसिलिटी अमेरिका कांट अफोर्ड दिस वॉर फर्दर। उनका एम्यूनिशंस का स्टॉक खत्म हो रहा है। नंबर 2, ऑलरेडी 17 या 18 उनका एयर बेसिस को डैमेज पहुंचा बहुत इन गल्फ कंट्रीज, प्लस 7 या 8 सोल्जर ऑलरेडी मर गए। ओके, तो ईरानियंस जो है ना, वो सर में कफन बांध के मरने को तैयार है। लेकिन अमेरिका में अगर बॉडी बैग्स वापस जाएगा सो फिर ट्रम्प के लिए वो हैंडल करना मुश्किल होगा। और अगर आप अमेरिकन मिलिट्री हिस्ट्री के रिकॉर्ड चेक करेंगे, उन्होंने कब जीता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? मेरे को आप एक इंसिडेंट दिखाइए। उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं जीता। उन्होंने नुकसान बहुत पहुंचाया होगा। हाँ। लेकिन कभी हर जगह जाके वो कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। या तो वो झूठ बोल के वहाँ पे गए। हाँ। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपने बोला सद्दाम हुसैन ने बना लिया है। हाँ। आपने कभी बोला वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, कभी आपने कुछ और बोला, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिला। और आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को बोला भाई तुम जाके जो है थोड़ा इसको एडमिट कर लो, तो वो भी कुछ 10 साल बाद अपने रिटायरमेंट के एक दिन जाके बोला हाँ एक्चुअली तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहीं था ही नहीं। एंड यस, ये इंटेलिजेंस फेलियर था हमारे लिए। इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन गलत था। अभी कल न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छप गया है, कोटिंग अमेरिकन सोर्सेस, कि जो ओल्ड रिपोर्ट्स था उस स्कूल के लोकेशन के बारे में, जहां ईरान के कुछ 168 बच्चे मरे हैं, वो इन्फॉर्मेशन गलत था हमारे पास, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का। ओके। तो इसलिए अमेरिकन आर्मी से फोर्सेस के हाथ से गलती हो गया। गलती हो गया मतलब आपने 168 स्कूल चिल्ड्रन को मार दिया, आप कह रहे गलती हो गया जस्ट बिकॉज यू आर मोर पावरफुल। तो इसलिए अमेरिका को भी समझ आ रहा है। और अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर ऑलरेडी ट्रेड टैरिफ को लेके ना प्राइसेस बढ़ रहा था हर चीज़ का ना, क्योंकि अगर टैरिफ भरना पड़ेगा तो प्राइसेस बढ़ जाता है ना। ऑफ कोर्स। सो अमेरिकन पब्लिक जो है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों तैयार होंगे उसको, अचानक उनके लिए भी हुआ। सेकेंडली, ये जो वॉर है, इस वॉर का एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो सिर्फ आप और मैं इसको बियर नहीं करूँगा, लेकिन everybody, it will be borne by everybody, including Americans at large. Of course. तो वो ऑलरेडी उस युद्ध के खिलाफ देश के अंदर जो है एक जनमत जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है बहुत बुरी तरह। जितने कुछ 4 या 5 सर्वे किया गया है, सबके सब सर्वे में मेजॉरिटी ने यही बोला है कि इस युद्ध को इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए, ये वॉर इलीगल है। ओके। और ट्रम्प जो कह रहा है कि मुझे कांग्रेशनल एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, ट्रम्प बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी 30 बार या 35 बार बोल दिया कि सीज़फायर मैंने कराया। किसने कराया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पुष्टि भी तो नहीं की ना। सो ट्रम्प कहते रहते हैं हमेशा। ट्रम्प नहीं बोला कि हमने इंडिया को परमिशन दिया तेल खरीदने का। यू नो, ट्रम्प इस तरह बात करते हैं हमेशा दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ के लिए मेरी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आम जनता को नहीं समझ आता है कि वो जो तेल खरीदना है उसमें अमेरिका का व्हीप हमारे ऊपर कहाँ पे है। वो बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि ये सारा जो ट्रांजैक्शंस होता है इंटरनेशनल, ये मोस्टली डॉलर में होता है। तो जब रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, तो जितने भी अमेरिकन बैंक्स है जो डॉलर में डील करते हैं, वो फिर इन ट्रांजैक्शंस में, इन बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं डॉलर ट्रांजैक्शन कोई अमेरिकन बैंक मेरे से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि मैं तेल नहीं खरीद सकता। अमेरिका का कोई हक नहीं है, कोई व्हीप नहीं है मेरे ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं है कि मुझे तेल खरीदने से रोका जाए। अगर मैं रशिया के साथ रूबल और रुपीस का एक डील कर लूँ,
हाँ। हाउ चाइना इज बाइंग रशियन इरानियन ऑयल, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। चाइना कैसे खरीदता है? चाइना हैज़ गॉट कंपनीज इन बिटवीन इन मलेशिया, ओके। जहाँ वो युआन से खरीदते हैं अपने करेंसी से। हम भी रशिया से ये डील कर सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग इट। तो ट्रम्प बहुत कुछ कहते हैं, उनको कहने दीजिए, बट इट क्लियरली लुक्स लाइक, आई एम नॉट एन वॉर एक्सपर्ट, लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ उससे, मैं आज सुबह ही पढ़ा अखबार में कि ट्रम्प को समझ आ गया, लग रहा है ये कि नहीं, मैं और ज़्यादा खींच नहीं सकता इसको, तो अभी उनको एक निकलने का रास्ता चाहिए कोई, समझे ना? नहीं, तो अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, हाँ। उसमें वो 35-40 बार कह सकते कि इस बार मैंने कराया, गवर्नमेंट ने तो अपने पता नहीं इस अपने वॉर में वो क्या क्या कहेंगे। और दे विल कम आउट टू बी एज अ विनर। उनको दिखाना ऐसा है कि जस्ट टेक दिस। अच्छा, इसमें ओके। उनको सिर्फ ऐसा दिखाना है कि भाई हमने जीता, हमने खराब काम किया हुआ तो भी उनको ग्लोरीफाई करके बोलेंगे कि भाई हाँ ठीक है। बिकॉज इज अ वेरी लाउड माउथ पर्सन। वो हमेशा बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिसको हम लोग मेगालोमैनियाक बोलते हैं। हाँ, तो ठीक है, उनको करने दीजिए, हमें अपने काम से मतलब है, हमें लगता है ऐसा। हाँ। मैं उन एक्सपर्ट से सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि ट्रम्प को मिस्टर मोदी ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया बाय रिमेनिंग साइलेंट। उनको पता है कि लाउड माउथ है। हाँ, मतलब कि यही मोदी ने मनमोहन सिंह को कहते थे कि मौनी बाबा, मौन व्रत बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आज उसी पॉलिटिशियन ने कितना स्मार्टली वही काम किया। क्योंकि आप ट्रम्प के साथ वर्बल डुएल में ना भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी हो सकते हैं। जो हो सकता है आपका चरित्र नहीं है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है। तो ट्रम्प ठीक है, इट्स ओके। ज़ेलेंस्की वाला याद आ जाता है मेरे को, बुलाया था कहीं भी तो कुछ नहीं खत्म हुआ ना, कोई वॉर। कोई नहीं, अभी चल नहीं, कोई वॉर खत्म नहीं हुआ है। और ये वॉर भी अनफॉर्चुनेटली जो है, देखिए ईरान कम से कम पिछले 20 साल से प्रिपेयर कर रहा है। उनको मालूम था हमेशा कि पहला अटैक होगा खमेनी के ऊपर, और उनका टारगेट है खमेनी को मार देना, और रिजीम चेंज जो है उसके लिए वो दबाव डालेंगे हमारे पर। तो वो तैयार थे फिजिकली, मेंटली, प्लस लॉजिस्टिकली, कि हमें इट्स लाइक ए चेस गेम ना, इट्स अ गेम ऑफ चेस, कि ये कदम मेरा, वो ऐसा करेंगे, फिर मैं ये करूँगा। तो आप 7 कदम सोच के चलते हैं एक अच्छा चेस के खिलाड़ी के लिए। तो यहाँ भी वैसा ही होता है, बिल्कुल शतरंज के जैसा खेल है ये। तो ऐसा होगा तो वो लोग ये करेंगे, फिर हम ये कर सकते हैं। तो वो उनकी पूरा तैयारी था। ओके। उनका एयरफोर्स में कोई दम नहीं है, लेकिन उनको मालूम था कि ये अगर ये हमारा वीकनेस है तो हमारा स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है हम उसको लेके लड़ेंगे, और वो लड़ भी रहे हैं। मैं यहाँ किसी का कोई पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूँ, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जो लगा था कि हम ईरान में जाएंगे और उनको मारेंगे, बैंग 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 निकल के आ जाएंगे, और ये हमारे पैर पे गिर जाएंगे, ऐसा कभी होना ही नहीं था। वेनेजुएला जैसा नहीं हुआ। हाँ, मैं कम से कम मैं जितने एक्सपर्ट्स को जानता हूँ या जिनसे समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे किसी ने ये बात नहीं, सबने बोला था कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इट्स ए टिपिकल बुलिश एटीट्यूड ऑफ अ प्रेसिडेंट विच इज़ ट्रम्प। पर तो सर ऐसा क्यों कि इजराइल आता है, इजराइल बोलता है ऐसा करते हैं, और फिर यूएस मान जाता है? इजराइल का मतलब इतना इजराइल और यूएस का रिलेशनशिप बहुत लंबा रहा है, नंबर 1। दूसरा है, अमेरिका इज लुकिंग एट द ऑयल ऑफ ईरान। आपने वेनेजुएला में जाके जो किया, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ क्रूड ऑयल बहुत है, जिसको वेनेजुएला ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। तो आप चाहते हैं कि अगर ईरान को ध्वस्त मैं कर सकता हूँ या अपने बातों में ला सकता हूँ, तो वो चाइना के लिए मुसीबत खड़ा करेगा। अमेरिका ने हमको बार बार यही समझाने की कोशिश करता है, आप चाइना के साथ मत जाओ, आप चाइना के साथ मत जाओ, वो आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियसली दुनिया में अमेरिका चाहता है कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर रहे, बट चाइना या इंडिया, बहुत सारे देश हैं बोलते हैं कि नहीं, दुनिया जो है, चाइना बोलता है दुनिया मल्टीपोलर हो, मैं और अमेरिका, ओके, बस चले तो यूनिपोलर हो जहाँ पे मैं नंबर 1 हूँ। बट
आई थिंक इंडिया इज समबडी हु इज ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड, यूरोप भी बोल रहा है कि दुनिया मल्टीपोलर है। हाँ, भाई ऐसे आप होना वो जमाना चला गया जब आप बोलते थे कि अमेरिका, रशिया और चाइना, हाँ। 3 सुपर पावर्स, दैट इज ऑल ओवर नाउ। लेकिन ट्रम्प ऐसे नहीं चाहता। ट्रम्प का एज ए पर्सन, द काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ही इज, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो एटीट्यूड है वो अलग है दूसरों से। वो चाहते हैं कि आई एम द वन एंड ओनली वन, दैट इज हिज पॉलिसी। तो वो बोलते हैं ना माई वे और हाईवे। हाँ। तो इट्स अ वेरी टिपिकल ऑफ ट्रम्प। ओके। तो अगर ईरान को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ईरान हमारे कंट्रोल पे रहेगा, ईरान का ऑयल हमारे कंट्रोल पे रहेगा। जियोग्राफिकली वेस्ट एशिया जो होगा वो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ थ्रू ईरान। वैसे ही मेरा जो बाकी गल्फ कंट्रीज़ है उनके साथ रिलेशनशिप ठीक है। एक ईरान है जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अगर ईरान को मैं अपने काबू में ले सकता हूँ तो बाकी गल्फ देश जो है वो देखेंगे कि लुक एट अमेरिका's पावर, एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू विद अस। चाइना तभी जाके एशिया को अपनी पूरी कंट्रोल में ले सकेगा जब चाइना दुनिया को ये दिखा सकता है कि इंडिया मेरी बात सुन के चल रहा है। सो दिस इज अ पावर गेम दैट इज प्लेड बाय एवरीबडी। इंडिया की बस चले, इंडिया विल ट्राई एंड डू द सेम थिंग। इंडिया ट्राइज टू डू द सेम थिंग विद इट्स नेबर्स। इंडिया चाहते हैं हमारे जितने भी पड़ोसी हो सब मेरी बात को, मेरी कहा सुनी वहाँ चले। बांग्लादेश वॉज टोटली इन आवर कंट्रोल, इसीलिए बांग्लादेश में वो अपराइजिंग हुआ कि हमारे देश को कौन चला रहा है, इंडिया चला रहा है या शेख हसीना चला रही है। उसने अपने देश को बेच दिया इंडिया के पास। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या दुश्मन होता नहीं आज के तारीख में। वो एक समय चला गया कि नॉन अलाइंड नेशंस थे कुछ, कोई नेटो नेशंस है। आई थिंक इट्स ऑल वेरी डिफरेंट नाउ। आई मीन नेटो में होते हुए भी यूएस को यूरोप बहुत सारे एरिया में सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स जब ट्रेड डील की बात आया दे वर विद अस। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ग्रीनलैंड में भी सेम ऐसा हुआ था। तो वो तो है। तो सर नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तब मोस्टली अपने तो पाकिस्तान से भी घिरे हुए, चाइना भी है, बांग्लादेश भी है, मतलब सारे दुश्मन ही है अपने। तो वैसा तो फिर अपने कितने मेजर्स ले रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी अब इंक्रीज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है अभी चाइना के भी? सिक्योरिटी को हम लोग डेफिनेटली रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, तभी इतना डिफेंस में इतना बजट डाला जाता है। लेकिन साथ साथ जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी की जा रही है। ओके। उसमें बहुत सारा पैसा डाला जा रहा है। RNAW जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करता है उसके बजट के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता, वो पता नहीं चलता है कभी। लेकिन अगर आप बजट शीट्स देखेंगे इस बार का, तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है IB गैदर करता है, IB में कुछ 600 टाइम्स बजट बढ़ाया गया। ओह, 600 टाइम्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? हाँ। ओके। ना वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देश के अंदर दुश्मन की संख्या कुछ कम नहीं है। सो ये जितना बढ़ता जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आज हम एक बहुत पोलराइज स्टेट में जी रहे हैं। या तो ये या तो वो, या तो वो या तो ये, जहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ ऑल किस्म की, हज़ारों किस्म की बातें सुनाई देता है। तो IB का बजट इस हद तक बढ़ाने का इंडिकेशन बेसिकली यही है कि देश के अंदर खतरा कितना है, जिसको काउंटर करने के लिए हमें और कितना सारा लॉजिस्टिक्स का ज़रूरत होगा। ऑफ कोर्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जो जैसा मान लीजिए अगर आप खालिस्तानी मिलिटेंट्स की बात करें, तो खालिस्तानी मिलिटेंट्स तो खाली एक कोई पाकिस्तान ने पैसा दे दिया उससे वो लोग ग्रो कर रहे, ऐसे नहीं होता। टेरर फंडिंग का बहुत सारे सोर्सेस होता है, जिसमें एक बहुत क्रिटिकल सोर्स होता है डायस्पोरा, लोकल डायस्पोरा जो है। अभी कनाडा में जैसे मान लीजिए जो आम सिख है वो इसमें चंदा दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको सेंटिमेंट्स को लेकर ये लोग खेलते हैं कि देखो हमारे साथ क्या हुआ। उसमें 84 के राइट्स की भी बात कर लेते हैं। जो वो पन्नून है, गुरपतवंत सिंह पन्नून, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, जो निज्जर का लॉयर था, ही इज नथिंग बट अ टेररिस्ट। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नून उसमें 1984 की राइट्स की भी बात कर रहे हैं। 1984 की राइट्स के साथ खालिस्तान का क्या कनेक्शन है भाई? तब तो कोई बात नहीं किया था। तुम आज ये बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी सोर्सेस जहाँ से मान लीजिए फंड्स आ रहा है। कौन कौन उसमें है ये पता लगाना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। आगे अगला 5 साल में वो लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, निज्जर तो मर गया,
पन्नून बच गया था, हाँ असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है उसके ऊपर फेल हो गया। ओके एक्चुअली मेरी किताब में आपको बहुत डिटेल्स में मिलेगा हाँ। कि कैसे अंदर से सैबोटेजिंग हुआ था। किसने बच सो कमिंग टू दिस हाँ। कि हमारे जो जिसको हम, एक होते यूजुअल सस्पेक्ट्स हाँ जिनको हम देख पाते हैं, जो कुछ बड़े बड़े नाम है, लाइक जो ईमेल आया था आपका उसमें था कि हु आर द बिग नेम्स, हाँ कि धुरंधर में तो हमने कुछ तो पुराना हो गया अभी, हाँ, हाँ, आगे हाँ। का क्या है, आगे का हम बोल सकते हैं लिस्ट है, उसमें नाम भी हम ले सकते हैं। जैसा मान लीजिए हमने बोला दाऊद इब्राहिम है, हाँ। हफीज सईद है, हाँ। ठीक है, मसूद अजहर है जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है। लेकिन इससे बड़ा खतरा होता है टेरर नेटवर्क होता है, कंट्रीज से होता है जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ओके सर स्लीपर सेल से रोज जैसे अंदर आते आई हैं। एम कमिंग टू दैट। सो द थिंग इज, हाँ। जैसे मान लीजिए कि कितने सारे स्लीपर सेल्स और खुल गए होंगे, हाँ कौन कौन लोग किसके साथ काम कर रहा है, जो घर के अंदर दुश्मन बैठा हुआ है जिसको मैं अपने भाई समझता हूँ, हाँ। वो कुछ शायद और कर रहा है। अभी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद कौन लोग पकड़े गए, डॉक्टर्स। सो व्हाट इज द गारंटी कि कल मैं अपने पड़ोस में अपने बच्चों को लेकर जिस डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाऊं, वो एक्चुअली मेरे ही मोहल्ले में एक कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने की कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा होगा? देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट। कुछ नहीं। सो कहने का मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उससे बड़ा डेंजर होता है इन एजेंसी से, ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी प्लानिंग से। वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका सरकार उनको एक्चुअली वहाँ की सरकार मदद दे रहे हैं, लेकिन ऊपर में कभी उसका एडमिट नहीं किया। कनाडा में उनको वहाँ से इन लोगों से पैसा आता था, हाँ। इन लोगों से वोट्स मिलता था। ऐसा तो कनाडा के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना, कभी भी नहीं रहा। कुछ नहीं। लेकिन सडनली जस्टिन ट्रूडेो के टाइम पे क्यों इतना कुछ झांकियां निकल रहा है वहाँ पे सिखों की, सिख मिलिटेंट्स की, या खालिस्तानी सपोर्टर फॉलोअर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हर कोई को तो आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते। खालिस्तानी फॉलोअर्स जो है वो एक झांकी निकल रहा है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि मिसेस गांधी को मारा गया था, किस तरह बयान सिंह ने मारा और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कौन सा सिविलाइज सोसाइटी की बात होती है? ऐसा पहले तो कभी कनाडा में नहीं हुआ। तो जो फोर्सेस हैं जो खालिस्तान के फेवर में है, उन लोगों को आप पनाह दे रहे हैं या कुछ ऐसा काम करने में अलाउ कर रहे हैं जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था एक सॉवरेन नेशन के खिलाफ, क्योंकि उनसे आपको कुछ ना कुछ फायदे मिल रहे होंगे, आप इसलिए कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, दीज आर ऑल वेरी डेंजरस थिंग्स। आप एक इंडिविजुअल को मारेंगे ना तो चार और खड़े हो जाते हैं। आप एक अगर मसूद को मारेंगे तो कल चार और खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार उनके भेजे हुए लोगों को पकड़ सकते हैं, उनका अगर वो जो पैसा दे रहे हैं या उनका भेजा हुआ एक्सप्लोसिव्स को आप पकड़ लेते हैं, अगर उस तरह आप उनको ध्वस्त कर सकते हैं ना, तो एक दिन पाकिस्तान का उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो उठ जाएगा। ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ है। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद को आईएसआई ने बोला कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, यू हैव टू डू समथिंग मच मच बिगर नाउ। ओके। क्योंकि प्रॉक्सी वॉर आज नहीं, जब से 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़े इंडिया ने कर दिया था, तब से वो प्रॉक्सी वॉर लड़ा है हमारे साथ। हाँ। ठीक है, तो इस प्रॉक्सी वॉर में इसीलिए उन्होंने इन सब लोग को पाल रखा है, ऑल दिस टेरर आउटफिट्स। उनको तो ऐसा और कोई लेना देना नहीं ना, उनका काम ही है कैसे इंडिया के अंदर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। तो उसके बाद ही आप देखिए इंडिया में इतनी सारी जगह अमोनियम नाइट्रेट्स पकड़ा गया, और आपको पता चल रहा है 2 या 3 या 4 जगह पकड़ा गया। अगर मैं बोलूँ 40 और जगह पकड़ा गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है किसी चीज को घटने से पहले प्रिवेंट करना, रोकना, ताकि वो सुर्खियां ना बन पाए। हाँ। और 10 जगह पकड़ा होगा तो बोलेंगे कि 3-4 जगह, एग्जैक्टली, हमको भी फिर टेंशन ना हो। एग्जैक्टली, पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए 2-3 खबर जो है वो लीक कर दिया जाता है, वो दिखाया जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन बैक चैनल में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। बिल्कुल नहीं, और वो बताना भी चाहिए नहीं, क्योंकि वो लोग फिर चौकन्ने हो जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। सो देयरफॉर कि इट जस्ट गोज टू शो कि देखिए उनकी तरफ से अटैक तो कभी भी नहीं कम होता है ना। तो सर गवर्नमेंट में किसको ट्रस्ट करना चाहिए फिर? क्योंकि गवर्नमेंट में भी कोई उनको स्पाई हो, ऐसा कुछ हो तो क्या पता। 100% है। हाँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाँ। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमको ये मालूम पड़ा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि इंडिया से पाकिस्तान के ऊपर एक कोई बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, और शायद हमारे जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है या ज़्यादातर पे उनके ऊपर एक अटैक हो रहा है। आप इंडिया से बात करो। ओके। नाउ पाकिस्तान को कैसे पता चला?
हम लोग एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। Insider, वो of course. हाँ, तो इंसाइडर होगा ना। हाँ हाँ। हमारे भी अगर इंसाइडर वहाँ पे है तो उनके भी है। उनका इंसाइडर्स भी हमारे अंदर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग जब यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाम लेते हैं, हम बोलते हैं MI6, ऑफ कोर्स CIA, KGB, नाउ दैट इज FSB। हम चाइना के बारे में लोगों को कुछ नहीं मालूम, इट्स कॉल्ड MSS। ओके। ठीक है, हम अपनी रॉ की बात करते हैं। हम ISI के बारे में ज़्यादा नहीं बात करते क्योंकि हमको लगता है कि हम बात में ISI को एक हरा देते हैं। बिल्कुल गलत है। वो लोग भी जीतते होंगे। ISI को हराना इतना आसान नहीं है। ओके, स्मॉल विन्स है उनके पास। मेरे कहने का मतलब है कि ISI का विक्ट्री किस में होता है? ISI का विक्ट्री होता है एक उरी करके, ओके, एक पहलगांव करके। हाँ, इसमें उनका विक्ट्री होता है। छोटा ISI का लक्ष्य खाली ये नहीं, ISI जैसे ही एक अटैक करेगा, वो सिर्फ 26 या 25 या 30 लोगों को नहीं मारा, उसने इंडिया के जो ऑपोजिशन है उसको एकदम से यूनाइट कर देता है, जो एकदम से टूट पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। उनका बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्ट है जो फ्यूलिंग होता रहता है इस वजह से। आप आज के देखिए, यही तो होता है ना कि जंग आज सिर्फ सरहद पे नहीं लड़ी जाती हैं, जंग लड़ने का हजारों तरीके हैं। हाँ, आपका ये जो ट्रेड टैरिफ है ये भी एक किस्म का जंग है। इससे आप एक ब्लैकमेल कर रहे हैं, इससे आप प्रेशर डाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रेशर टैक्टिक्स आप कर रहे हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू डू। जैसा कि मान लीजिए US का कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक दिन अचानक बोला कि मोदी ने फ़ोन नहीं किया था ट्रम्प को, इसलिए तो ट्रेड डील साइन नहीं हो पाया। आई एम सॉरी, ही इज़ अ कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ये बात कहे कि मुझे तो लगता है अपने प्रेसिडेंट को छोटा कर रहे हैं मोदी के सामने। वो कौन ज़्यादा बड़ा है एज अ पावरफुल पर्सन दुनिया में? ऑफ कोर्स US। लेकिन अगर मोदी के फोन ना करने से ट्रेड डील नहीं साइन होता है तो मोदी उसको नहीं फोन कर रहा है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर है, तो इसमें कौन पावरफुल लग रहा है देख के? तो मेरे कहने को था कि दीज आर ऑल साइंस ऑफ डेस्परेशन और समटाइम। तो वो लोग हमेशा फ्रॉम टाइम टू टाइम उनका जो भी कहना होता है, चाहे ट्रम्प कहे, चाहे उनका कॉमर्स सेक्रेटरी कहे, चाहे मार्को रूबियो कहे, जो भी कहता है, आप देखिए हमारे जो ऑपोजिशन है उनको फॉर्डर मिल जाता है, उनको एक मौका मिल जाता है पार्लियामेंट में जाकर हल्ला मचाने का। उनका हक बनता है पूरा। दे हैव गॉट एवरी राइट टू डिमांड अ क्वेश्चन, टू रेज अ क्वेश्चन, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू डिमांड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको अगर अमेरिका का हर बात पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातों से ज़्यादा भरोसा है, देन इट लुक्स लाइक ओनली पॉलिटिक्स। क्योंकि आफ्टर ऑल देश आगे होता है ना। देश के अंदर आप आपस में लड़ मर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्रम्प का हर बात बाइबल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर बात जो है झूठ है, ये तो नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया। उनको मालूम है ये बात, उनको मालूम है, इसीलिए तो देखिए उनका एक बात से कितना सारा फायदा हो रहा है। सिमिलरली ISI जो है वो जब एक कोई टेरर एक्ट रचा देता है, उससे उनको मल्टीपल फायदे होते हैं। वो उनका गोल है। खाली 5-6 आदमी या 50 आदमी मर गया, उससे 4 दिन हल्ला होगा, पब्लिक मेमोरी शॉट, देश में और कुछ बहुत सारा चीज़ हो रहा है, लोग भूल जाएंगे। उसके बाद कल IPL शुरू हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, एक कोई फिल्म हिट हो जाएगा, पीपल विल फॉरगेट क्या हुआ था। ऐसा तो बहुत कांड हो चुका है अब तक। पर सर, पाकिस्तानी जो लोग वहाँ पे रहते होंगे तो उनको ऐसा गवर्नमेंट से नहीं होगा कि भाई हमेशा क्यों ये आर्मी को इतना फंड कर रहे हैं, आर्मी के जनरल जी सारे टॉप पे है, सारी चीज़ के वही चला रहे, तो उनको भी तो कभी वो भी डिमांड करते होंगे कि भाई हमको ये वॉर नहीं चाहिए, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको भी एक पीसफुल लाइफ चाहिए, कि वहाँ के लोग भी फिर ऐसे हो गए। देखिए अनफॉर्चुनेटली 1947 में जब पार्टीशन हुआ, और एक रिलीजियस लाइन पे हुआ कि मुस्लिम्स जो है उधर चले जाएंगे और मेजॉरिटी जो है हिंदू इस तरफ रहेंगे। एक्चुअली देखा जाएगा इट वाज रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स डिडंट गो फ्रॉम हियर टू देयर। वहाँ से बहुत सारे लोग चले आए थे, बट यहाँ मुसलमान का संख्या इतना ज़्यादा था, उनको लगा था क्यों छोड़ के हम जाएंगे अपना वतन जो है, हम यहाँ रहेंगे, हम इंडियन है। लेकिन रिलेशनशिप उसके बाद दो कंट्री के बीच में ठीक नहीं रहा, धीरे धीरे खराब होता गया, एंड स्पेशली 1966 वॉर। नाउ सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने जो ग्रोथ देखा, वो ग्रोथ पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं। तो थोड़ा पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है ना, वो हर लेवल पे हुआ। थोड़ा वो इकोनॉमिकल लेवल पे हुआ, कल्चरल लेवल पे हुआ, स्पोर्ट्स में हुआ, हर लेवल पे हुआ उनका ये जो है। कहने का मतलब ये है कि तो जब ऐसा होता है
और करप्शन हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन वो करप्शन लेवल वहाँ इतना बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का एक स्ट्रेटेजी था हाँ कि पाकिस्तानियों को हमेशा एक बात से डरा के रखो, ओके हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है हमारे ऊपर, अच्छा तो हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, आर्म्स खरीदना पड़ेगा। तो सारा पैसा आर्म्स खरीदने में जाता है उनका। वो किस लिए आर्म्स इतना खरीदते हैं? ताकि उसमें से पैसे बन सके। तो ओनली अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो और रिच बनते गए और पावरफुल बनते गए। तो वहाँ चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या ना हो, वो हमेशा चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा। और उन्होंने जो अलग अलग रेडिकलाइजेशन जो किया है, उन रेडिकल्स के जरिए इवन डेमोक्रेटिक पार्टीज को भी कंट्रोल करता रहा कि इसको हम कभी ज़रूरत पड़ेगा इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, सरहद के उस पार, कभी ज़रूरत पड़ेगा डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो उनका पॉलिसी जो है शुरू से वायलेंस के बेस पे था। उन्होंने वायलेंस को हमेशा बहुत इस्तेमाल किया है। आप ऐसा उन्होंने कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों ऐसा है कि आखिरकार आपका पॉपुलेशन भी तो कुछ 15-16 करोड़ है, तो उसमें कितने लोग आपके हैं जो आज बाहरी मुल्क में जाके देश के नाम रोशन कर रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने कल्चरली देश को खत्म कर दिया। सही बात आपने देश को ये समझा दिया कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कैसे इंडिया का हम नुकसान पहुंचाए। एक देश का तरक्की तो इससे कभी नहीं हो सकता है ना। सही बात है। कैसे हुआ कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में है इट्स ओन प्रॉब्लम टुडे, ठीक है ना, बट क्योंकि वहाँ फैनेटिसिज्म जो है वो बहुत उनका राइज बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटा देश इतना होने के नाते भी, इतनी गरीबी होने के नाते भी बांग्लादेश ने ऐसा बहुत कुछ करके दिखाया जो पाकिस्तान ने कभी नहीं कर पाया। और उनके पास, आम लोगों के पास, जिनके पास खाने के नहीं है आज, उनके पास एक ही चीज़ बचा था, दैट वाज क्रिकेट। वो भी खत्म हो गया। क्यों? हमारे लिए हमको बहुत अच्छा लगता है ना, ऑफ कोर्स एज ए सपोर्टर हमने पाकिस्तान को हराया, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पाकिस्तान लेंस, पाकिस्तान के देश की जो हालत है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसका ही एक रिफ्लेक्शन है। सो वहाँ पे पाकिस्तान की जो जनता है, सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल गया, तो कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि आम जनता जो है ना, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को झेलने के लिए उन्हें इतना लड़ना पड़ता है, वो इतने टेंशन में है, इतने उलझे हुए हैं, वो कहाँ किसको सवाल करेंगे? और जब सवाल करते भी हैं, आर्मी का कंट्रोल इतना बैठ चुका है ना। जैसा मान लीजिए इमरान खान के केस ले लीजिए, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल था, उनकी लेकिन उसी इमरान खान को आर्मी ने खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे आर्मी का भय और डर इस तरह लोगों के ऊपर बैठ चुका है, और लोगों के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। एक होता है आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन आप गलतफहमी में मत रहिए, आप गलतफहमी के साथ मत जिए। उनके अंदर का उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अपने सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए और हम बोले ये करप्शन नहीं चलेगा, बंद करो इसको। नहीं कह पाते वो लोग। बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो मूव हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई दुबई गया, कैसे सारी कंट्रीज में, और जो रह रहे उनका कोई ऑप्शन नहीं है तो ही रह रहे। क्या करेंगे? वही कहने लेकिन बाहर भी मान लीजिए चले गए, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई वहाँ जाके वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देखा जाए अपना ही। और एक चीज़ अगर आप इंटरनेशनल एरिना में भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि आपके सामने 100 कंपनीज है, MNCs है, उसमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, उसमें आप देखिए कितने पाकिस्तानी कितने इंडियन है। पाकिस्तानी तो आपको ढूंढना पड़ेगा लेंस लेके, कोई है नहीं। ये क्यों होता है? अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी और इंडियन में फ़र्क क्या था? सिर्फ रिलीजन का फ़र्क था ना। 47 से पहले दोनों ही इंडियन थे। सही बात है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन उन्होंने कभी अपनी नेशन बिल्डिंग का नहीं सोचा, क्योंकि वो हर चीज़ को रिलीजन के लेंसेज से देखा। आप जब रिलीजन के लेंसेज से देखेंगे ना, तो उस रिलीजन का पर्सपेक्टिव में ग्रोथ का जो डेफिनेशन होगा, आपका ग्रोथ का डेफिनेशन भी वही होगा। और आपके पास ज़मीन में वो तेल या वो संपद नहीं है जो दूसरे कुछ मान लीजिए गल्फ कंट्रीज के पास है। इवन उनको भी समझ आ गया कि हम अपने पुराने ख्यालात के साथ खाली नहीं जी सकते हैं, खाली शरिया लॉ से नहीं जी सकते हैं। क्यों सऊदी अरबिया में इतने सारे चेंजेस आए, क्यों कतार में इतने सारे चेंजेस आए? मुस्लिम तो वो भी है, लेकिन
पाकिस्तान इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस। उनको सर ऐसा लगता है मेरे को कि शर्मा जी का बेटा दिखा दिया जो इंडिया है, कि भाई उनको आपको बीट करना है कुछ भी करके, बस उसमें ही लगे रहे, जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। जुल्फिकर अली भुट्टो ने ओपनली कहा था कि भला पाकिस्तानी घास खा के जिएंगे, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेगा। चाइना की हेल्प से बनाया भी सही उन्होंने तो पहले तो इस्लामिक बॉम्ब जो वो बना रहे थे वो तो एकदम इलेजिटिमेट था, क्योंकि वो स्मगल करते थे यूरेनियम सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान से आता था, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर होके बलूचिस्तान होके वो पाकिस्तान पहुंच रहा था। आई मीन बलूचिस्तान ऑफकोर्स विद इन पाकिस्तान, वो कहूता जहाँ उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट बसाया था वहाँ पहुंच रहा था। दैट वाज ऑल इलीगल। उनको जो OIC कंट्रीज़ है वहाँ उसमें कुछ कंट्रीज थे जो उनको थोड़ा बहुत उनको एक इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया हुआ था, इंक्लूडिंग मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लिबिया, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था कि हम ही जो है इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, एंड दे वांटेड टू बी द हेड ऑफ OIC। लेकिन एक बॉम्ब बना के खाली आप हेड नहीं हो सकते, इतना आसान नहीं है। आपको और बहुत सारे डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि व्हाट पाकिस्तान इज़ केपेबल ऑफ डिलीवरिंग। वो जब तक आप नहीं कर सकते तब तक। तो पाकिस्तान में सर अपने भी जितने रॉ एजेंट्स हैं वहाँ पे जाते होंगे, तो एज इन वो इंडियन एम्बेसी के थ्रू जाते हैं या फिर किसी को कैसे, मतलब देखिए, एक इजी रूट होता है बिटवीन ऑल कंट्रीज, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि तुम्हारे एम्बेसी में 4-5 होंगे, मेरे एम्बेसी में 4-5 होंगे, मतलब कि तुम्हारा जो मेरे देश में एम्बेसी है उसमें ऐसे कुछ आएंगे, और तुम्हारे देश में मेरा जो एम्बेसी है उसमें कुछ होंगे, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग सारे देश के बीच में होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द नीड्स उसको उल्लंघन कहाँ तक किया जाता है। इफ इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान द नंबर्स विल बी मच हायर, नंबर्स विल बी मच हायर, ठीक है। नंबर मतलब नंबर ऑफ स्पाइस, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा होंगे। उस देश में हमारे कितने स्लीपर सेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होगा, हमारे देश में पाकिस्तान के कितने स्लीपर सेल्स होंगे उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा, एज़ कम्पेयर टू किसी और देश में मेरे कितने लोग होंगे। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ मेरा कोई स्लीपर सेल होगा ही नहीं, या पाकिस्तान का भी कोई स्लीपर सेल नहीं होगा उन देशों में, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ता वहाँ पे। जिस दो देश के में जंग लड़े, जैसे मान लीजिए अगर इजराइल सीरिया, इजराइल ईरान हो गया, ईरान इराक हो गया, जहाँ आपसी रिलेशनशिप जो बायलैटरल रिलेशनशिप है जहाँ वो बहुत ख़राब है, जो जहाँ आप दुश्मनी के लेवल पे उतर आ गए, वहाँ पे आपको इन सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। इंडियन स्पाइस ज़्यादा होंगे पाकिस्तान में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए जो सहमति से होता है असहमति से उससे कहीं ज़्यादा होता है। और जाने का बहुत सारे तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक समय था जब अगर जैसे आप टेरर फंडिंग को देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ट्रक लोड ऑफ पैसा चला गया, गन्स आर्म्स चला गया, लेकिन बाद में क्योंकि वो पकड़ना बहुत आसान हो जाता है तो धीरे धीरे मोडस ऑपरेंडी बदलने लगा। तो सिमिलरली ये जो स्लीपर सेल्स होता है या जो मान लीजिए ऑपरेटिव्स प्लान किया जाता है, स्पाई जाके रहते हैं, इनका भी मोडस ऑपरेंडी धीरे धीरे बदलता गया। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर मेरे को 15 स्पाई रखना है, एक ऐसे ब्रॉडली नंबर बता रहा हूँ, और मैं 15 आदमी को जो पाकिस्तानी है एक्चुअली मैं खरीद सकता हूँ बाई वॉट एवर मीन्स, पैसे देके ब्लैकमेल करके कुछ भी करके, अब से तुम हमारे लिए काम करोगे, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहते हो, इंटेल दोगे, हाँ, लेकिन तुम हमारे लिए काम करोगे, ठीक है। कौन सा ज़्यादा आसान होगा? एक पाकिस्तानी को हायर करके काम करना ज़्यादा आसान होगा। पर सर वो चेंज भी हो सकता है ना, हो सकता है, यू टर्न मार दे तो हो सकता है, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब, दैट इज पार्ट ऑफ द, वो तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, कुछ भी कर सकते हैं, इट कैन हैपन। अगर हमारा कोई स्पाई वहाँ पकड़ा गया और ही इज प्लेड बैक, ये भी होता है। सो दोज आर फैक्टर्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑलवेज। मेरे कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने ऑपरेटिव्स मत भेजिए, लेकिन दिस इज अ बैलेंस ऑफ your own people, their people, somebody may be from a third country, वो आके हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। जैसा मान लीजिए पाकिस्तान में मेरे कुछ ऑपरेटिव्स हैं जिनको आर्म्स पहुंचाना है किसी एक ऑपरेशन के लिए, सपोज आई एम स्पीकिंग पैराफ्रेजिंग इट, और आर्म्स जो आएगा किसी और एक थर्ड कंट्री से आएगा, क्योंकि मैं नहीं कोई प्रूफ छोड़ना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से गया था, उसके वहाँ बैठ के वो आर्म्स खरीदने का कोई साधन नहीं है, उसको कहाँ से मिलेगा? कहीं से तो मिलना पड़ेगा ना। तो मैं कह रहा हूँ आप जितना एम्बिग्विटी क्रिएट कर पाएंगे ना आपका उतना फायदा है, क्योंकि इस खेल में जैसा मैंने पहले ही बोला आपको झूठ, एम्बिग्विटी, डाउट्स, कन्फ्यूजन,
ये सब बहुत स्ट्रेंथ, दीज आर स्ट्रेंथ्स एक्चुअली। तो सर मोस्टली अगर मेरे को पता चल गया कि भाई पाकिस्तान में भेजना है कोई भी चीज़, तो हम जाएंगे दुबई, दुबई से लेके फिर पाकिस्तान, तो क्या वो बैक ट्रैक नहीं होता सारी चीज़ें? वहाँ यहाँ से वहाँ जाने की आइडेंटिटी अलग, फिर वहाँ से यहाँ की आइडेंटिटी अलग। डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि Okay. मुझे ही मालूम है मेरे कौन कौन कॉन्टैक्ट्स है, मेरे जहाँ जहाँ जो जो कॉन्टैक्ट्स है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको सबको मालूम है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने कश्मीर से दुबई में सेब भेजा, एप्पल, ओके, ठीक है, हाँ, और एप्पल के बदले जो उनको पैसा पे करना है वो पैसा मेरे पास नहीं आया। कश्मीर से जो ट्रेडर ने भेजा हाँ, उसके पास पैसा नहीं, उसको पे करना चाहिए ना। हाँ, हाँ, लेकिन वो पैसा उसने बोल दिया किसी और एक आदमी को पे कर दो। हाँ, हाँ, किसको पे किया गया? जो आर्म्स में डील करता है या कोई एजेंट है आर्म्स का, ओके, वो किसी और को दिया। तो वैसे फिर पता चला कि आर्म्स खरीदा गया पोलैंड से। फिर पोलैंड से वो कैमोफ्लेज करके वहां से मेडिसिन आ रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। समझ गया। कोई और एक चीज आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स आ रहे हैं, कुछ मोटर्स आ रहे हैं, पंप्स आ रहे हैं, वो आके ईरान के बॉर्डर से शायद वो या मान लीजिए वो सी रूट पे जलपथ में आया, आके छबर बंदर जो है वहाँ पे रुका, वहाँ से वो बलूचिस्तान पहुँचा, बलूचिस्तान से वो पाकिस्तान में गया। इतना रूट घूम घाम के, जो मैं पहले आपको बोला था कि ये जो ऑपरेशंस हम जिसको बोलते हैं ना, हाँ, ये बहुत लंबा होता है, बहुत बोरिंग होता है कंपेयर टू व्हाट वी सी इन फिल्म्स। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें इतना लंबा ये चेन होता है ना, कहीं से भी अगर आप काट देंगे तो आगे पीछे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे आपके हाथ में कोई एक आदमी पकड़ा गया, हाँ, जिसको रिसीव करना था, हाँ, लेकिन उसे ये नहीं मालूम मैं किससे रिसीव करूंगा, तो वो कैसे बता पाएगा पकड़े जाने के बाद भी? बैक ट्रैक नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो आपने सवाल किया, वेरी वैलिड क्वेश्चन कि बैक ट्रैक करना, हाँ, उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंटिंग और टू स्कटल द बैक ट्रैकिंग, आप एक लंबा चेन क्रिएट करते हैं। जैसे फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में एक टर्म्स होता है, इट्स कॉल्ड असेंबली लाइन, जिसका मेरे किताब में बहुत डिटेल्स में जिक्र है कि एक असैसिनेशन में कैसे असेंबली लाइन मेथड को अप्लाई किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए ABCDEFGH 8 कैरेक्टर्स है, हाँ, ठीक है। हाँ, ए जो है मान लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ है, बॉम्बे में कहीं इंडिया में बैठा हुआ है, ओके, और एच जो है वो है स्ट्राइकर, ओके, उसको जहूर मिस्टर को मारना है, ओके, ठीक है। हाँ, उसको नहीं मालूम मेरे पास गन कहाँ से आएगा, तो जी एक्चुअली उसको शायद गन पहुंचाएगा। जी को नहीं मालूम मैं इसको गन कहाँ से, किस लिए दे रहा हूँ। हाँ, गन का इस्तेमाल एक ही होता है, लेकिन वो डराने के लिए भी होता है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर बुलेट डाल दी जाए, उसको भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर एफ को नहीं मालूम कि जी का रोल क्या है, एफ को सिर्फ खुद का रोल मालूम है। तो इसलिए एक प्ले है, हाँ, 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 प्ले में जो कैरेक्टर्स है ना, उनको सिर्फ अपना रोल मालूम है, किरदार, बट दे डोंट नो द एंटायर स्क्रिप्ट। जो जिसको पता है वो कहीं और बैठ के पूरा That's all. सिर्फ जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है, हाँ, मे बी ए या कोई और, X, सिर्फ उसको मालूम है, हाँ, और किसी को कुछ नहीं मालूम है। ऐसा भी हो सकता है कि ए को भी बहुत सारा चीज नहीं मालूम, हाँ, ए को बोल दिया कि दिस इज योर जॉब, तुम ये काम कर लेना, तुमको यहाँ से इतना पैसा कहीं ट्रांसफर करना है, यू आर डीलिंग इन टॉयज, हाँ, दैट्स ऑल। आपको टॉय, आप टॉय बेच रहे हैं, लेकिन टॉय बेचने का जो सेल प्रोसीड्स है वो किसके पास जाएगा, क्या खरीदा होगा, क्या नहीं होगा, दैट यू डोंट नो। तो आपको भी अगर पकड़ा जाए तो कैसे बैक ट्रैक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी वाइटल इन इंटेलिजेंस गैदरिंग, जहाँ पे देखिए हम लोग हमेशा आमतौर पे या आम आदमी जो है, हम लोग ऑपरेशन बात करते हैं, हाँ, और हम हमेशा ये सोचते हैं ऑपरेशन मतलब किसी को मारना, हाँ, या गन होगा, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। Information, इंफॉर्मेशन जो है, इंटेलिजेंस गैदर करना भी एक ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन क्या है कि भाई तू कराची में रहेगा, हाँ, और तेरा सिर्फ काम होगा, एक फैमिली है उनके पर नजर रखना, हाँ, उनका सब कुछ तेरे को पता करना चाहिए, एवरीथिंग यू नीड टू फाइंड आउट एंड कीप रिपोर्टिंग, दैट्स ऑल। उसकी जिंदगी पूरी उसमें चली जाएगी, हो सकता है किसी को पता भी नहीं हाँ, चलेगा क्या है क्या नहीं। सो द थिंग इज कि क्योंकि अगर 5 साल तक आपने एक फैमिली को फॉलो किया और उसके बारे में मेरे को सब कुछ बता दिया, नाउ आई विल प्लान हाउ टू इन्फिल्ट्रेट दैट फैमिली। पता चला कि उस फैमिली का किसी के साथ शादी हुआ लंदन में, वीकनेसेस है कि भाई जिस लड़की के साथ शादी हुआ, हाँ, हो सकता है हमने उस लड़की को प्लांट किया,
सही बात। हमने प्लान किया, हमने उस लड़की को भेजा उन फैमिली के अंदर एक लड़के से इश्क करने के लिए, शादी। सो आपको सरफेस में जो दिख रहा है, हाँ। अंदर में खेल कुछ और ही है। हनी ट्रैपिंग सब होता ही है। टोटली नहीं, मैं कह रहा हूँ हनी ट्रैपिंग तो मान लीजिए समथिंग दैट इज टोटली इलेजिटिमेट, हाँ। जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ तो एक लेजिटिमेट शादी हो रहा है। सही बात है। अमेरिका में एक चाइनीज स्पाई हाँ। पार्ट ऑफ अ बैलरिना टीम गए थी परफॉर्म करने के लिए, अच्छा। और जब ट्रूप वापस आए थे ना, वो लड़की मिसिंग थी, तो वहां रह गई थी। बाद में उसको वीजा मिल गया, पढ़ाई लिखाई शुरू किया, एंड यू नो शी क्वालिफाइड क्वाइट वेल, एंड शी मैरिड अ वेरी सीनियर अमेरिकन ब्यूरोक्रेट। ओके। उसने अमेरिका में 10 साल इन्वेस्ट किया सिर्फ उस ब्यूरोक्रेट तक पहुंचने के लिए। सही बात। वो पेंटागन में काम करता था, बहुत सीनियर लेवल पे। तो देखिए कितना लंबा समय का इन्वेस्टमेंट था ये। मिजोरम में भी हो सकता है कुछ नहीं मिलता, हाँ, उस शादी के बाद, या शादी हो भी नहीं पाता मान लीजिए। हाँ। हो सकता है एट द एंड ऑफ 10 years कुछ नहीं मिला, हाँ। बट अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। मिजोरम में भी सर ऐसा ही था ना कि उनके जो किंग थे तो यूएसए ने किया था, और उनकी वाइफ जो थी उसके बाद किंग खत्म हो गए, उनका सब कर दिया, इंडिया में ज्वाइन हो गया मिजोरम। हाँ। फिर वो फ्लाई आउट टू यूएसए। सिक्किम के अंदर भी इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑपरेशन डन बाय मिस्टर अजीत डोवाल। अच्छा। जब वो आईबी के तरफ से उनका पोस्टिंग हुआ सिक्किम में 1974-75 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइंड पे कुछ तो होगा ना कि हम डोवाल को ही क्यों सिक्किम में भेज रहे हैं। क्योंकि तब तक डोवाल जो हैं उन्होंने नौकरी के पहले 3-4 साल के अंदर ही बहुत नाम कमा लिया था। केरला का सब हुआ। हाँ, उनको जो पुलिस मेडल मिलता है मेरिटोरियस सर्विस के लिए, 7 साल वो 6 साल के अंदर मिल गया था। हाँ। जो आमतौर पे 17 साल लगता है मिलने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, उनको मिल गया था। तो जब सिक्किम पे गए तब चोग्याल के हाथ में जो था, एंड चोग्याल वाज नोन टू बी लाइक ही वाज हैंड इन ग्लोव्स विद द CIA, एंड वो मोनार्की चाहते थे रहे। और सिक्किम हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि वो चाइना के साथ बॉर्डर में है, इट सिट्स ऑन द बॉर्डर विद चाइना। नाउ अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ इसलिए था क्योंकि चाइना वहाँ बैठा हुआ है, और पूरी हिमालयन रेंज पे उस वक्त अमेरिका बहुत सारे अपने कुछ ऑपरेशंस कर रहे थे, इंक्लूडिंग नंदा देवी, अलग अलग जगह पे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। तो लेकिन जो आम पब्लिक है, बिकॉज ऑफ द मोनार्की जो है, मोनार्की और उसके इर्द गिर्द में जो एक कोटेरी था, सिर्फ फ़ायदा उन्हीं लोगों को हो रहा था, आम जनता के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सो उनको एक वक्त पे लगा था कि मोनार्की नहीं चाहिए हमको, अभी मोनार्की को हटाना है। मोनार्की CIA के साथ मिला हुआ है। अब मोनार्की को अगर हमको हटाना है तो हमें पब्लिक को भड़काना होगा मोनार्की के खिलाफ। हाँ। पब्लिक को कन्विंस करना होगा कि तुम्हारे लिए एक रेफरेंडम इम्पॉर्टेंट है। वो रेफरेंडम जो होगा, पब्लिक रेफरेंडम, वो बता देगा कि उनको मोनार्की चाहिए नहीं चाहिए। तो एक बंदे को खड़ा करेंगे। सो द थिंग इज कि आपका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उनका बहुत सारा जिम्मेदारी आता है वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेज कि पब्लिक का मूड कैसा है, वो वाकई में क्या चाहते हैं, क्या उनमें लड़ने की क्षमता है। आज कुछ चाहते हैं, लेकिन अचानक कल उनको कुछ मिल जाए तो फिर वो मुकर जाएंगे अपने कहाँ तक, उनके टेनेसिटी कितना है। तो उसको जज करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको कन्विंस करना कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नॉट जस्ट टू क्रिटिसाइज और रेज योर वॉइस अगेंस्ट द मोनार्की, बट टू इंश्योर कि मोनार्की जाए। क्योंकि दिल्ली से कोई जाके क्या था, वो जो मोनार्की था, लेकिन उनका डिफेंस, उनका टेलीकम्युनिकेशन और एक कोई डिपार्टमेंट था जो न्यू दिल्ली के कंट्रोल में था, लेकिन बाकी सब कुछ जो था वो पूरा नमग्याल के हाथ में था। ओके। सो वहाँ पे गए और जो लोगों से बातचीत हुआ, इंटरेक्शन हुआ, धीरे धीरे ये भी कहा जाता है कि उन 3-4 साल के अंदर अजीत डोवाल चाइना चले गए थे, अराकान सिल्स में जाके वो रहे, वहाँ कुछ अंडरकवर एजेंट बन के अंदर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए, और आके इवेंचुअली 1973 में शायद शुरू हुआ था, 1975-76 में जाके इंडिया का 22nd स्टेट बना सिक्किम। अगेन दिस इज थ्रू, उसमें कोई गोलियां नहीं चली। हाँ, ठीक है ना।
लेकिन सो दिस वाज अ मेजर ऑपरेशन, बट दिस मेजर ऑपरेशन वाज गिवन शेप थ्रू डायलॉग्स. तो इट्स ए वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. और ऐसा भी नहीं कि आप अचानक वहाँ पहुँचने के बाद ही स्टडी कर रहे हैं. वहाँ पे ऑलरेडी हमारे लोग थे, वो काम कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे. उनको एक लीडरशिप का ज़रूरत था, एक डिसाइसिव लीडरशिप, जिसके लिए शायद डोवाल साहब वॉज द फिटेस्ट. सही है. और उन्होंने करके भी दिखाया. सो कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी ऑपरेशन होता है या एक्सरसाइजेस होता है, दे आर ऑलवेज वेरी लॉन्ग ड्रॉन. बात तो इन रियल लाइफ. तो सर अभी मोस्टली 2026 में अभी कौन से ये सारे सेफ हेवन्स हैं कि जहाँ पे कोई टेररिस्ट जाके छुप सकता है? देखिए, सेफ हेवन्स कभी ख़त्म नहीं होता है मतलब आमतौर पे, तो क्योंकि हाँ. वो डिपेंड करता है कि उसको कुछ समय के लिए सेफ हेवन जिस देश में है ना, हाँ. कुछ समय के लिए वो बोलते तुम लोग थोड़ा चुप हो जाओ. हाँ. आज के तारीख में इट्स ऑल वेरी टेम्पररी. वो जैसे हम बोल रहे थे ना, कि आज जो दोस्त कल वो दुश्मन, आज का दुश्मन आपका कल का दोस्त. ओके. हमने एक सिंपल चीज आप देख लीजिए, हम लोग का अमेरिका के साथ ट्रेड डील में सहमति नहीं हो रहा था. नहीं हो रहा था. ठीक है. हाँ. अच्छा, एकदम से जिसे बोलते हैं ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया. ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया. हम इमीडिएटली चाइना पहुंच गए. वहाँ पुतिन भी आ गए. वहाँ अमेरिका बैठ के देख रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज प्रीमियर, रशियन प्रेसिडेंट, तीनों एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं. ये फोटो ऑप हो सकता है, लेकिन ये स्कोप भी है, अपॉर्चुनिटी भी है. कि अगर तुम्हारे साथ हमारे नहीं बन रहे और तुम हमारे साथ जाति कर रहे हो, we have other options. We have got other options then. 100%. अच्छा, यहाँ कोई डील हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा. उसके बाद यूरोपियन यूनियन हमारे यहाँ आ गए. यूरोपियन यूनियन इज पार्ट ऑफ नेटो, लेकिन वो यहाँ आए, उन्होंने हमारे साथ डील किया. MOU ऑलरेडी हम लोगों ने साइन कर लिया. उसके कुछ दिन बाद यहाँ से हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका जाते हैं, मार्को रूबियो के साथ मीटिंग करते हैं. एंड ही सेज कि एक टाइम देख लो, इसके अंदर अगर ट्रेड डील नहीं होगा तो वी रियली डोंट नो, और हम कोई गारंटी आगे दे नहीं सकते. एकदम से ट्रम्प जो है सीधा उसको 50% से 18% कर देते हैं. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल तक हमको ये हमेशा सुनने को मिलता था कि मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड. हमारे यहाँ तो यज्ञ किया गया ट्रम्प की जीत के लिए. और आज वही इंडियन लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. सो मेरे कहने का मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स में दुनिया ही ऐसी है, खास करके आज की तारीख में. सो देयरफॉर आप जो सेफ हेवन्स की बात कर रहे हैं, कि कोई भी जगह सेफ हेवन हो सकता है. पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो एक एक्सट्रीम केस है. पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है. ठीक है ना, हो सकता है. और फॉर द टाइम बिंग बांग्लादेश इज अ हेडेक फॉर अस. बांग्लादेश इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी हेडेक फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश में लगा है कि ऐसे बांग्लादेश को जो है हम अपने साथ रखें, सो दैट वी कैन ट्रैवल इंडिया मोर. सिर्फ फर्क यही है कि यूनिस का सरकार नहीं है, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ आया जो जमातियों के साथ मिला हुआ नहीं है, और जमाती जो है उनको वोट बहुत कम मिले. सो वो एक हल्का सा एडवांटेज है इंडिया के लिए, लेकिन समय बताएगा कि वो हमारे लिए कितना फ्रेंडली होता है, या पाकिस्तान के साथ वो कहाँ तक चलते हैं, कहाँ तक नहीं चलते हैं. सो पाकिस्तान इज ऑलवेज ए हेडेक फॉर अस, विच विल कंटिन्यू टू बी. तो वहाँ का जो सेफ हेवन है वो हमेशा रहेगा. बट अ सेफ हेवन इन कनाडा कैन बी डीएक्टिवेटेड फॉर सम टाइम. कल अगर नहीं बनेगा तो आपका जो वो लीश है, कभी आप अपने हाथ से छोड़ देते हैं, कभी लीश को पकड़ लेते हैं. दैट्स व्हाट यू डू. एंड व्हाट अबाउट दुबई एंड अदर कंट्रीज के जो गल्फ की ऐसा कुछ? हाँ, उस दिन आप बात कर रहे थे. देखिए, दुबई जो है, दुबई इज एन इंटरनेशनल हब. जहाँ ट्रेडिंग के लिए सारी दुनिया से लोग आते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, दुबई, ये सब जो देश है ना, they are not industrious countries, they don't generate anything. तो इनका रेवेन्यू इन सब विंडोज के जरिए आते हैं. ट्रेडिंग होता है, कंपनीज कम देयर, दे मेक इट अ कमर्शियल हब. तो उनको उस कंट्रीज को टैक्स देना पड़ता है, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होता है. तो दे अट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और दुबई हमेशा, आई मे नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन, लेकिन दुबई हमेशा जो है क्रिमिनल्स का बड़ा फेवरेट जगह रहा है. और चूंकि दुबई में एक मेजर ग्रोथ हुआ रियल एस्टेट का, जहाँ भी रियल एस्टेट का ग्रोथ होता है वहाँ पे बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होता है. कैश बहुत घुसता है, ब्लैक का मनी. और ये दुबई जिन कंट्रीज
से घिरे हुए हैं ना, वहाँ ब्लैक मनी जनरेशन भी बहुत हुआ है कंपेयर टू से यूरोप और अमेरिका। ऑफ कोर्स। तो दुबई एक हेवन बन गया था, काइंड ऑफ अ टैक्स हेवन, कि तुम्हारे काले पैसे यहाँ लेके आओ एंड गेट इट क्लीन्ड। तो इट अट्रैक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। दुबई से ट्रैवल करना बहुत इजी था क्योंकि दुबई अपने आप को ओपन कर रहा था। अब जब आप ओपन कर देते अपनी पॉलिसीज़ कि आइए टूरिस्ट बन के, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे साधन हैं, यहाँ का नाइट लाइफ बहुत स्ट्रांग है, वहाँ क्रिमिनल्स भी पहुँच जाते हैं, वहाँ एस्पियोनाज के लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ मनी लॉन्ड्रर्स पहुँच जाते हैं, जो लोग वहाँ जाके छुपना चाहते हैं वो लोग भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और यही लोग, मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, जो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो सडनली बहुत सारे लोगों को लगा यार ये तो जगह हमारे लिए बहुत बढ़िया है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई वाज एनकरेजिंग इट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कुछ किया भी तो नहीं। बट देन टू अट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने दुबई को एक बहुत ओपन जगह बना दिया जहां एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन थे। I mean, suddenly you find Russian girls everywhere. Of course. सबको मालूम है रशियन गर्ल्स वहाँ क्यों आए हुए हैं। Drinks So what I'm करो, saying is, ये बॉम्बे में तो नहीं होता है, ये आपका अहमदाबाद में नहीं होगा, ये कलकत्ता में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा। वो एक दो किस्से इधर उधर हो जाते होंगे, बाकी काम खत्म। बट वाई इज दैट एवरीथिंग वाज सो ओपनली हैपनिंग इन दुबई? सो देयरफॉर इट अट्रैक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, इट अट्रैक्टेड माफियाज लाइक एनीथिंग, क्योंकि उनके साथ बाकी कंट्रीज का ट्रीटी नहीं साइन, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं था। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर समबडी टू गो एंड स्टे देयर। तो बाहर की दुनिया के लिए सर ऐसा कि भाई दुबई कितना सेफ है, क्या है ये, मतलब वहाँ पे तो हाथ काट दिए जाते हैं, ये कर देते अगर आप क्राइम करो, और बैक हैंड में तो अलग ही लेवल की चीज़। हाँ, क्योंकि आप जिस क्राइम की बात कर रहे हैं, इससे दुबई का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दुबई में तभी किसी का हाथ काटा जाएगा यूएई में या किसी और अरब कंट्रीज में, जब उनका खुद का कोई नुकसान हो रहा है। बाहर भले कुछ भी हो, लेकिन बाहर के लोग आके अगर कुछ हमारी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बस चलेगा। एज लॉन्ग एज इट इज नॉट समथिंग दैट कैन लीड टू अ वॉर। अगर ऐसे, जैसे मान लीजिए मेरे देश के कोई बहुत बड़े लीडर को, राजीव गांधी को जिस आदमी ने मारा, वो दुबई जाके छुप गया, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें कोई हाथ नहीं डालेगा। क्योंकि राजीव गांधी के जब एलटीटी ने मारा था, उनको पता नहीं था इसके बाद हम लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे उनका नामो निशान मिट गया पूरी दुनिया से, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था जिसको वो पचा नहीं सकते थे। इट वॉज टू मच फॉर देम, इट वॉज टू बिग एन एक्शन फॉर देम। तो दुबई में भी हो रहा है कि ये सब जो लोग आ रहे हैं, माइंड यू, दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ मनी। ऑफकोर्स दाऊद इब्राहिम, जो हमने सुना है लोगों के मुंह से, पता नहीं कहाँ तक कितना सच कितना झूठ है, बट एलिजिडली दाऊद इब्राहिम हैज लॉन्डर्ड billions of dollars on behalf of Pakistani bureaucrats, politicians and Pakistani army officials दुबई में जाके। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में प्रोटेक्शन दे के रखे हैं, बचा के, तो आप उससे फायदा भी तो उठाएंगे। उनका घर के चारों ओर ड्रोन वगैरह घूमता रहता है। आप उनके एयरक्राफ्ट में कभी मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, आप दुबई गए कई बार, आप शारजा गए, अब वापस आ गए, ये आपको फ्री में थोड़ी मिल रहा है, आपको उसके बदले बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो द थिंग इज कि देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ डर्टी मनी, स्पेशली थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग इन दुबई, क्योंकि उन पैसे से दुबई का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो ग्रो किया, जहाँ पे सारी दुनिया से जो रिच पीपल है, दे केम एंड दे पिक्ड अप प्रॉपर्टीज। अदरवाइज दुबई का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सो इट बिकेम एन इंटरनेशनल हब फॉर बोथ लेजिटिमेट एंड अनफॉर्चुनेटली इलेजिटिमेट पीपल। ओके, अभी अहमदाबाद सर साबरमती जेल में बिश्नोई, यस बिश्नोई है, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ा उनके नेटवर्क्स का यूज़ कर रही है, कनाडा में, यूएस में, कहीं और में? सी, इन माई बुक आई हैव शोन दैट अपना जो प्रोटैगनिस्ट है उसको जब बोल दिया जाता है कि तुमको यूएस भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, तुम्हारा मिशन क्या होगा, तो वो पंजाब से 4 लड़के हायर करता है और उनको बोलता है तुम लोग कनाडा पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक एलिगेशन लगाया था कि जो 4 लड़के निज्जर को मारने के पीछे पकड़े गए, उनको इंडिया ने पंजाब से निकाल के भेजा था। तो इन ए वे इट इज
मेरी किताब की पुष्टि हो रहा है। उसमें बिश्नोई का कहाँ तक हाथ है आई कांट कंफर्म, ओके। लेकिन 2-3 चीज़ें होता है। हर बात पे बिश्नोई क्यों क्लेम करता है कि मेरे लड़के ने किया, मैंने मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया? क्योंकि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है कि आई एम द अनक्राउंड इंडिया में क्राइम मास्टर गोगो ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, राइट? तो चाहे कहीं उनका हाथ हो, चाहे कहीं ना हो, ही वुड लाइक टू मेक क्लेम्स। अभी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ तक इस्तेमाल कर रहा है, ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन बिश्नोई चाहेगा अपने फायदे के लिए लोग ऐसा सोचे कि मैं इतना पावरफुल हूँ। नहीं, उसकी लेगेसी बन रही है। एग्जैक्टली। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यूज, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ऑपरेटिव्स जो होते हैं, स्ट्राइकर्स जो होते हैं, दे आर ऑफन हायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। मतलब कि जैसे मान लीजिए ड्रग एडिक्ट्स हो, बरसों से जेल में सड़ा है, उनको निकाल के लाते हैं, बोलते तेरे को इतने पैसे दे कि तेरा पूरा जिंदगी निकल जाएगा, तू उतना ड्रग हजम भी नहीं कर पाएगा, तो कोई ड्रग भी दिला देंगे, चल ये काम कर दे। वो कुछ नहीं करना, तो वो तो ऐसे ही मरा हुआ है, वही ना। उसको बोलता है तेरे को जाके छोड़ देंगे, दिखा देंगे, उसके सर पे गोली मार, फिर भाग जा, हम तेरे को भगा देंगे, हम तेरे घर वालों को पैसे दे देंगे। तो सडनली उसको लगता है जो मैं सपने में भी नहीं सोचा था वो साकार होते हुए दिख रहा है अपने आप। हो सकता है उतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो भी तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। सही बात है। सो दिस क्लेम्स आर समटाइम ट्रू, समटाइम फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट सर, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया मुझे, एंड आई होप कि फ्यूचर में और अपने पॉडकास्ट करें और अच्छा। श्योर, आई होप कि आपको जो चाहिए था कुछ मिला। आई होप आपके जो दर्शक है उनको कुछ मिला हुआ, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, बिकॉज अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। बहुत सारा चीज़ बोला नहीं जा सकता है, तो विच इज़ द फैक्ट। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक बार किसी जर्नलिस्ट के शादी में हम गए, वेरी यंग देन, मेरा भी तभी शादी हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ से किसी का परिचय कराया और परिचय हुआ, तो उसका 2-3 नाम था। 2-3 नाम? हाँ, IPS ऑफिसर था। उसका जो रियल नेम था ना, अच्छा, क्योंकि उस पार्टी में इवन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद थे। ओके। क्योंकि हम सब लोग क्राइम रिपोर्ट रखते थे, तो हमारे सारे पार्टी में ना हमेशा पुलिस वाले सब भरे होते थे। तो वहाँ जानबूझ के मैंने उसका असली नाम बताया। तो हम लोग खाना खा रहे थे ना, ही विस्पर्ड इनटू माय ईयर, तूने और तो कुछ नहीं बोला ना मेरे बारे में? बोले नहीं यार, क्या बात कर रहा है। सो कहने का मतलब है कि आई विल नॉट बी एबल टू शेयर इट इवन विथ माई फैमिली, सो दैट इज़ अ चैलेंज। फिर आप सोचिए कि जो फील्ड में जाके काम करता है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसमें वो खुद फंस सकता है। मेरा क्या है, मेरे को तो कल आप यही बोलेंगे ना, तेरे को ट्रस्ट किया था, तूने जाके बोल दिया, दैट्स इट, दैट विल बी द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप एट द मोस्ट। मेरे को 4 सोर्सेस हो सकता है कल और मिल जाए, बट वहाँ तो उनकी तो जान जा सकती है, लाइफ इज एट रिस्क। आपके सर साथ कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा सिक्योरिटी में रहना पड़ा हो, कि कुछ अपने क्राइम का मतलब बातें कुछ किया हो जर्नलिज्म में, ऐसा कुछ? नहीं, यू मीन सम थ्रेट्स ऑन मी? हाँ, थ्रेट्स ऑन यू। हाँ, एक बार हुआ था बड़ा सा एक थ्रेट। हाँ, वो बहुत बड़े माफिया थे वेस्टर्न यूपी में, धर्मपाल यादव, जिसके बेटे ने जेल में गया जैसे कल मर्डर केस में। ओके। विकास यादव के पिताजी थे, तब विकास यादव भी छोटा सा बच्चा था, वो भी अपने पिताजी पे गए। धर्मपाल यादव का जो राइज ऑफ वेस्टर्न यूपीज गॉडफादर करके मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 सीरीज़ लिखा था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने पहले कुछ पैसे वैसे से खरीदने की कोशिश की, जब ये सब कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने कुछ धमकी वगैरह दे दिया उनके लोगों ने। ओके। हाँ, बट क्या होता है देखिए, समटाइम दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। वो बेसिकली यही चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हमको डरा धमका के कुछ और लिखवा ले हमसे। तो हमने बोला वो नहीं हो सकता है, हमने आपको पूरा मौका दिया था आपकी बात रखने के लिए, आपने कभी हमारी फ़ोन ही नहीं ली, मैं आपके घर तक गया, आप हमसे नहीं मिले, तो मैंने लिखा अपनी कहानी में कि हमने आपसे मिलकर आपको ये सब सवालात करने की कोशिश की, आप हमसे कभी मिले नहीं, हम आपके घर तक भी गए, आप तब भी नहीं मिल पाए। ठीक है, हमने वेट किया, फिर हमने आर्टिकल छापा, उसके सिवाय कभी हुआ नहीं, नेवर रियली। क्योंकि उनको भी मालूम होता है कि
हम जो कर रहे हैं इट्स अ प्रोफेशन, लेकिन जब उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं इसमें हमारी कोई निजी पर्सनल एजेंडा है, मैं हो सकता है आपकी जो राइवल गैंग है उनको फेवर Funding करने मिला के होगा लिए उससे। आपका कोई नुकसान कर रहा हूँ, देन दे माइट टेक इट सीरियसली, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिला और बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा उन लोगों के साथ, एंड दे ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी। फॉर रियल? Oh yes, absolutely. Not a problem at all. Because उनको मालूम है, नहीं खाली अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं। I don't know if I've heard of the name called Chandra Swami, I don't India's Godman. अच्छा। आपके गूगल कर लीजिएगा। Okay. उसके he is no more. Okay. तो मतलब कि उनका नाम राजीव गांधी असैसिनेशन के कॉन्स्पिरेसी में आ गया था। अच्छा। He used to deal with international arms dealers. देश के प्रधानमंत्री उनके जेब में होते थे। He was the most powerful godman of Indian history. अच्छा। चंद्र स्वामी। ओके। मतलब कि साउथ इंडियन नहीं है, उनका नाम था नेमीचंद जैन, अच्छा। बट उन्होंने अपने ऐसे नाम रख लिया था। हाँ। महाफ्रॉड थे एक नंबर के। ठीक है, तो उनके साथ मेरा हमेशा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। ओके। और हमेशा बोलते थे आइए आइए अब क्या लिखने वाले हैं बताइए। उनके जो लॉयर्स थे, हाँ। उनका लॉयर था पिनाकी मिश्रा जो लोकसभा में एमपी है बीजू जनता दल से पिछले 2 या 3 टर्म से। वो भी मेरे को हमेशा छेड़ा करता था, आज क्या लाया तू बोल। But he knew that, you know, we had mutual respect for each other. He was defending him. I would always go back to them. I will ask my questions. सही बात। You know, they will deny. But Part of the job. But absolutely, it's part of the job. No worries, sir. Thank you for your time. Really appreciate it. My pleasure.